अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम जनरल स्टडीज़ से यानी पेपर 1 टीजीटी पीजीटी ट्राइब्स जेएल टीएसपीएस सीजीएल के लिए टॉपिक बहुत ही अहम है। थर्ड टॉपिक देखिए जनरल स्टडीज़ से सोशल एक्सक्लूजन्स राइट इश्यूज सच एज जेंडर कास्ट ट्राइब्स। इसके बारे में हम कुछ जो अहम पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शंस सोशल एक्सक्लूजन्स ऑफ सोशियोलॉजी। इस ये बहुत ही अहम टॉपिक निकल कर आते हैं, यानी सोशल एक्सक्लूजन्स में करीब 15 टॉपिक है। देखिए लास्ट वन अगर छोड़ भी दें तो 14 टॉपिक निकल कर आते हैं, काफ़ी अहम है। एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप 1 की अगर बात करें तो इसमें 8 सवालात पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर कितने सवालात पूछ ले, इम्तिहान जब देंगे तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन सोशल एक्सक्लूजन ऑफ सोसाइटी। ग्रुप 1 में 8 सवालात पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी ये बात मैं कह चुका हूँ। उसके बाद देखें कास्ट सिस्टम। उसके बाद वुमेन, ख़ासकर इसमें स्पेशल जेंडर की बात की गई है। उसके बाद देखें वायलेंस अगेंस्ट फॉर वुमेन। उसके बाद देखें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। चाइल्ड लेबर यानी 6th टॉपिक इसका सब टॉपिक रहा। 7वां डिसेबिलिटीज़। 8वां अगर सब टॉपिक की बात करें तो एज्ड। 9th सब टॉपिक ट्राइबेसिटी। 10वां अगर टॉपिक की अगर बात करें सोशल एक्सक्लूजन एससी अनटचेबिलिटी। 11वें कैस्टिज़म, ट्रांसजेंडर, ओबीसी, माइनॉरिटी। तो ये देखिए इन तमाम को मिलाकर सोशल एक्सक्लूजन्स एक टॉपिक बनता है, उसके सब टॉपिक इतने हैं। एक एक कर हम समझने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर हम जो सवालात पूछे जाएंगे उसका जवाब दे सकेंगे, यानी जवाब देने में आसानी पैदा होगी। सबसे पहले देखें समाज किसे कहते हैं, सोशल एक्सक्लूजन्स किसे कहते हैं वो जान लेना ज़रूरी है। समाज में जो बहिष्कार किया जाता है, समाज में जो गंदगी फैली हुई है, फ़लाँ ऐसा फ़लाँ वैसा, वुमेंस को गलत नज़र से देखना, जो एज्ड पर्सन है उनके साथ गलत बिहेव करना, और जो बच्चा मजदूरी है यानी बच्चे काफ़ी सारे मासूम होते हैं, उनकी उम्र के लिहाज से उनकी उम्र को ना देखते हुए उनको काम पे लगाना, ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए एक बहाना कह सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप पहला पॉइंट यहाँ पर, समाज का मुतालिया करना सोशियोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें, या फिर हो सका तो आप नोट भी कर लें। समाज का मुतालिया करना सोशियोलॉजी कहलाता है, पहला पॉइंट यही निकल कर आता है। उसके बाद देखें बाबाए सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये बात चल रही है इंटरनेशनल सतह पे, यानी आलमी सतह की बाबाए सोशियोलॉजी किसे कहते हैं। अगर ये सवाल पूछ ले तो जवाब रहेगा अगस्ट कॉम्टे। बाबाए सोशियोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्ट कॉम्टे। अगर दूसरे की बात करें तो एनले ड्रंकहिम। इन्होंने बहुत बारीक बीनी से मुतालिया किया सोशल का, इसलिए इनको बाबाए साइकोलॉजी कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट निकल कर यहाँ पर आता है, हु इज़ द मदर ऑफ साइकोलॉजी। आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट, हु इज़ द मदर ऑफ साइकोलॉजी। इरावती कर्वे को मदर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। यानी ये बेसिक इंट्रोडक्शन से यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। अब देखें ये काफ़ी अहम पॉइंट रहा, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ये बहुत ही काफ़ी अहम पॉइंट है कि इससे पहले हम बात करें आलमी सतह पर किसको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, तो हमने जाना कि अगस्ट कॉम्टे
मदर ऑफ साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इरावती कर्वे। अब इंडियन सोशोलॉजी यानी फादर ऑफ सोशोलॉजी की बात करें तो जीएस घरवे। इनको फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें सब टॉपिक 2 निकालें, यानी हम देखें इंट्रोडक्शन सोशल एक्सक्लूजन ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। अब देखेंगे कैस्ट सिस्टम। सबसे पहले देखें कैस्ट लफ्ज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्ट लफ्ज़ स्पेनिश लफ्ज़ के कैस्टा से अख्ज़ किया है, यानी किया गया है, जिसके माने ब्रीड, स्ट्रेन, हिस्सी के हैं। कुछ सोशोलॉजिस्ट का मानना ऐसा है। अब दूसरे सोशोलॉजिस्ट की बात करें, यानी कुछ का ऐसा मानना है और कुछ सोशोलॉजी का अलग से मानना है। जैसे कि साइकोलॉजी के अंदर स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी हर एक के स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग हिस्सों में तकसीम किए गए, हर एक के अलग अलग नज़रिया थे। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ लोगों का ऐसा मानना है सोशोलॉजी का कि कैस्ट लफ्ज़ को लातीनी ज़ुबान से अख्ज़ किया गया है। अब सवाल ये है कि दोनों को, यानी ये कौन सी ज़ुबान से लिया गया है, ऐसा पूछ सकता है। तो जहाँ पर सोशोलॉजिस्ट के नज़रिए में, दोनों के नज़रिए में फ़र्क आ रहा हो, कुछ लोगों का मानना ऐसा है, कुछ का ऐसा है, तो ऐसे सवालात बनना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है दोनों के सवालात पूछ लें, जैसा कास्ट का लफ्ज़ स्पेनिश से लिया गया है, और दूसरा सवाल आप यानी उसी पॉइंट में दिया जाएगा कि कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि कास्ट का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान से अख्ज़ किया गया है। आंसर ए सही है, करेक्ट है। आंसर बी इस तरीके से पूछ ले, आंसर सी या फिर डी ऐसा दे के ए और बी दोनों सही हैं, तो हो सकता है ऐसा पूछ ले। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें लफ्ज़ लातीनी, यानी अब यहाँ पे बोले कि भाई लफ्ज़ लातीनी से लिया गया है, तो क्या लफ्ज़ से लिया गया है वो भी जानना ज़रूरी है। लफ्ज़ लातीनी कैस्टस से लफ्ज़ कैस्ट अख्ज़ किया गया है, जिसके माने हैं प्योर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं वोमेन यानी जेंडर। चंद मुख्तसर से पॉइंट्स जो अहम हैं वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। देखिए वोमेन्स जेंडर 2014 एनसीआरबी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोमेन्स पर, ख़वातीन पर महाराष्ट्र में जुल्म होता है। यानी हमारी जो मुल्क है, हमारा मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर जुल्म कहीं पर होता है, जुल्म ज़्यादती ख़वातीन के ऊपर, तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अब देखें तेलंगाना रियासत का मुकाम जुल्म ज़्यादती में हिंदुस्तान के अंदर कितने दर्जा रखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वां दर्जा रखता है, यानी 10वां मुकाम है रियासत तेलंगाना का। किस लिहाज से यहाँ पर भी जुल्म सितम ख़वातीन के ऊपर होता है, उस लिहाज से दर्जा कितना है, 10th, 10वां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2014 एनसीआरबी सर्वे के मुताबिक था, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीआरबी, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2019 रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी एनसीआरबी का फुल फॉर्म रहा ये, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2000 रिपोर्ट के मुताबिक 10 ईयर की जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, 110 केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। 10 साल तक 14 साल की जिनकी उम्र होती है, 130 केसेस ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर किए जा रहे हैं। 14 था 18 साल की जिनकी एज होती है, 150 केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। 18 to 13 जिनकी एज होती है, 120 केसेस। 13 to 50 30 केसेस। 50 अबव की अगर बात करें तो 5 केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2019 रिपोर्ट के मुताबिक, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इतने केसेस एक दिन के अंदर दर्ज हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ख़वातीन के ऊपर जुल्म ज़्यादती ज़्यादा हो रही है। उसके बाद बात करते हैं, अब देखें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, आलमी दिन किस दिन मनाया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा 24 जनवरी।
ये अच्छे से याद ज़हन नशीन कर लें। यौम ख़वातीन यानी कौमी सतह पर कब मनाया जाता है? देखिए 13 फरवरी अगर किसी की याद में मनाया जाता है, किसकी याद में पूछ ले तो सरोजिनी नायडू की याद में, ठीक है। उसके बाद रहा यौम आलमी ख़वातीन का दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। वायलेंस अगेंस्ट, तो चलिए अब बात करते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, JS वर्मा कमेटी। अब ये क्या है? देखिए जाहिर सी बात है कि वुमेन्स के हित में या फिर कहें वुमेन्स के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो अब JS वर्मा कमेटी ये काम करी कि जो दोषी पाता है, जो जुर्म करता है, जो मुजरिम होता है, उसको, किसको? जो जुर्म करता है, JS वर्मा कमेटी जो जुर्म साबित करने के लिए अब कोर्ट में जो ट्रायल करना पड़ता है वो जल्द करने के लिए कमेटी काम करती है। उसके बाद निर्भया केस है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमारे तेलंगाना की बात करें तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ख़िलाफ़ इनको रोकने के लिए शी टीम जो रियासत है तेलंगाना के एक बेहतरीन फलाह व बहबूद का काम कह सकते हैं। किसी हद तक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोकने में शी टीम कामयाब भी रही है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ वायलेंस। अब टाइप्स ऑफ वायलेंस में अगर बात करें तो सबसे पहले है साइकोलॉजी, यानी मेंटली तौर पर उनको हरासा करना। उसके बाद देखें फिज़िकल, यानी उनको मारना या फिर कुछ मार तोड़, फिज़िकली हरासमेंट करना। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पिरिचुअल हरासमेंट रहा या फिर कहें वायलेंस रहा, इकोनॉमिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, ये तमाम चीज़ें टाइप्स ऑफ वायलेंस में आती है। इसको एक एक कर आप बस इतना सा याद कर लें, साइकोलॉजी में क्या होगा, फिज़िकल में क्या होता है, स्पिरिचुअल में, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, यानी इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये बहुत ही अहम है। देखिए यहाँ के पॉइंट जो निकल कर आते हैं इसको आप नोट कर लें। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जनवरी 31 साल 1992 में बनाया गया। पहली अगर कमेटी की बात करें, यानी पहली कमीशन की यहाँ पर बात की जा रही है, जनवरी 31 साल 1992 में पहला कमीशन बनाया गया। पहले कमीशन की बात करें तो JNT पटनायक इसकी सदर रही हैं 1992 तक 1995। अब उसके बात करते हैं 7वां कमीशन, ललित कुमारा मंगलम, ये बहुत ही अहम है। देखिए 7वें कमीशन ललित कुमारा मंगलम, ये 7वें कमीशन की सदर थी और ये एक NGO चलाया करती थी, उसका नाम था प्रकृति, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें कमीशन की। 8वें कमीशन की बात करें तो उसकी सदर रेखा शर्मा 2021, ठीक है। उसके बाद करते हैं 9वें कमीशन के बारे में, इसकी भी सदर इन्होंने है, यानी प्रेजेंट अगर सदर की बात करें, ये देखिए अभी प्रेजेंट में जो कमीशन चल रहा है 9वां कमीशन है, उसकी सदर रेखा शर्मा है। देखिए ठीक है, इसका ऑफिस जो है दिल्ली में है, निर्भया भवन के नाम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखें चाइल्ड लेबर, बच्चा मजदूरी के लिहाज से इंडिया का मुकाम सतह यानी दर्जे की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आता है। देखिए बच्चा मजदूरी के लिहाज से चाइल्ड लेबर या इंडिया का मुकाम पहले मुकाम पर है। अब बात करते हैं चाइल्ड लेबर कैपिटल सिटी इन इंडिया, मुंबई। अब उसके बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप चाइल्ड लेबर कैपिटल प्लेस इन इंडिया शिवाकाशी, जो कि तमिलनाडु रियासत में वाक़ है। अब बात करते हैं नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन कमीशन की। पहले अगर कमीशन की बात करें उसके सदर प्रोफेसर शांता सिन्हा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
प्रोफेसर शांता सिन्हा फर्स्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन नहीं था, बल्कि ये सेकंड था 1984 में। पहले अगर बात करें गुरुपद स्वामी का था, देखिए, ठीक है, 1979 में। और प्रेजेंट हाल की अगर बात करें तो प्रियंका कनुंगा, ये हाल का चाइल्ड लेबर कमीशन यानी प्रोटेक्शन कमीशन रहा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो सब टॉपिक रहा डिसेबिलिटीज़। अकॉर्डिंग टू 2011 हाईएस्ट डिसेबिलिटीज़ स्टेट इन इंडिया, वो कौन से स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस के मुताबिक जिस रियासत में ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ अफराद को नोट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में MAOJS, ठीक है। अब इसको कैसा याद रखना है, सबसे पहले अगर बात करें तो महाराष्ट्र है, दूसरा बात करें तो आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, यानी 2011 के सेंसस के मुताबिक रहा ये। तो देखिए जब तो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तो उसी हिसाब से आंध्र प्रदेश कहेंगे, ओ से उड़ीसा, जे से जम्मू एंड कश्मीर, एस से सिक्किम। अब उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जुमला 21 तरीक़े के डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। 21 तरीक़ेकार डिसेबिलिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए आइडेंटिफाई किया। तो चलिए अब बात करते हैं सब टॉपिक एज्ड पर, यानी 8वीं टॉपिक रही है। 60 ईयर आर कॉल्ड सीनियर, यानी सीनियर कहलाएंगे। 67 to 69 सुपर सीनियर सिटीज़न, 80 प्लस जो रहेंगे सुपर सीनियर सिटीज़न। देखिए 60 ईयर के जो रहेंगे आर कॉल्ड सीनियर सिटीज़न, 67 to 69 सुपर सीनियर सिटीज़न, 80 प्लस जिसकी एज रहेगी उसको हम सुपर सीनियर सिटीज़न कहेंगे। अब हिंदुस्तान के आईन में कौन सा आर्टिकल है जो इनको ये सीनियर सुपर सीनियर सिटीज़नशिप की जो स्कीमात इंडिया लेवल में या फिर कहें रियासत तेलंगाना में भी जो दी जाती हैं वो किस तरह के कार इनको फ़ायदेमंद पहुंचाती है। तो आर्टिकल की अगर बात करें तो 41 रहा। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल जारी किया था फॉर ओल्डर पर्सन के लिए, जो ओल्डर पर्सन है उनके लिए 1991 में, 16 दिसंबर 1991 में असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करे थे यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन के लिए। अब वो प्रिंसिपल क्या क्या है उसके डिटेल्स के लिए आप हज़रत गूगल की मदद ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राइब्स एसटी, यानी 9th सब टॉपिक रहा है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन एंड रिसर्च, यानी ट्राइब एसटी की बात चल रही है। देखिए लुइस हेनरी मॉर्गन बारीक बीनी से इनके ऊपर मुतालिया किया, रिसर्च किया। वर्ल्ड वाइड की बात करें लुइस हेनरी मॉर्गन। अगर हिंदुस्तान में ट्राइब्स की बारीक बीनी से मुतालिया करने वाले विमलाकंटी राघवैया, यानी इन लोगों के साथ किस तरीक़े से भेदभाव किया जाता है, कम नज़रिए से देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको वर्ल्ड वाइड में बतलाने वाले लुइस हेनरी मॉर्गन है। हिंदुस्तान की अगर बात करें विमलाकंटी राघवैया ने बहुत ही बारीक बीनी से इनके ऊपर मुतालिया किया, इसके ऊपर तहक़ीक़ात की, ट्राइब एसटी के साथ किस तरीक़े से नाइंसाफ़ी होती है उसको पेश किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां टॉपिक यहाँ पर मिस रहा, सोशल एक्सक्लूजन एससी अनटचेबिलिटी। अब ये बहुत बड़े मामले हैं, हमारी बड़ी कौम तेरी छोटी कौम, तो ये तो वो, बहरहाल इंसानियत का जो दर्जा था उसको गिरा कर देखना, इंसानियत के नज़रिए से हटकर किसी को एंगल यानी दूसरे एंगल से देखना। अब यहाँ पर बात की जा रही है सोशल एक्सक्लूजन एससी, ये तमाम चीज़ें थी जो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद बात करते हैं कैस्टिज़म, ये 11वां टॉपिक रहा। देखिए ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं आप अच्छे से मालूम ही है, थर्ड कम्युनिटी कॉल्ड ट्रांसजेंडर, ठीक है।
देखिए कोई इम्तिहान में इनकी तादाद के बारे में भी सवाल पूछा जा चुका है, किसी साथी ने मुझे इत्तला दी है। तो ट्रांसजेंडर थर्ड कम्युनिटी कॉल ट्रांसजेंडर, इनकी तादाद अगर 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर देखें तो इनकी तादाद ऑल ओवर इंडिया में 6 लाख से देखिए, ठीक है। उसके बाद है माइनॉरिटी, इसमें कैस्टिज्म में माइनॉरिटी भी आते हैं। वक्फ बोर्ड आपको मालूम ही है, तेलंगाना वक्फ बोर्ड, उससे पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो मुसलमानों की वक्फ की गई प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करने के लिए। वक्फ बोर्ड के अगर प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो मसीहुल्लाह खां है। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो पहले चेयरमैन सरदार अली खान थे, और प्रेजेंट चेयरमैन की अगर बात करें तो इकबाल सिंह है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको जो पेज नज़र आ रहा है इसी के ऊपर अब बात करने वाले हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, उसको हम कहेंगे UDHR, ठीक है। UDHR के अगर HR की बात करें, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स की बात करता है, और ये जनरल असेंबली में यूनिवर्सल तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर किस तरीके के रेजोल्यूशन पास किया उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अहम बनता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन पेरिस ऑन December 10, 1948, जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 217A। उसके बाद देखें रेजोल्यूशन जो पास किया गया, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की अहमियत है, प्रिंसिपल है, वो तमाम चीज़ें उसमें बतलाई गई। 500 लैंग्वेज यानी 500 लैंग्वेज में 500 ज़ुबानों में इसका तर्जुमा भी किया गया। अब उसके बाद बात करते हैं, द फर्स्ट 2 आर्टिकल कंटेन द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑल ह्यूमन राइट्स। अब आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 3 to 21 की अगर बात करें तो कंसिस्ट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये UDHR के आर्टिकल से देखिए। आर्टिकल 22 to 27 कंटेन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। आर्टिकल 28 to 30 की अगर बात करें, स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच ऑल द ह्यूमन राइट्स आर टू बी इंजॉयड, ठीक है। इसको आप अच्छे से ज़हन नशीन करें। अब चलिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। यानी अभी हमने जाना कि कौन से हिस्से में कौन से राइट्स हैं, कौन से आर्टिकल के हिस्से में यानी कौन से राइट्स आते हैं। अब एक एक कर अलहदा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ UDHR, फ्री एंड इक्वल। देखिए फ्री एंड इक्वल आर्टिकल 1 में बयान किया गया है। फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 2 में बयान किया गया है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 3 में बयान किया गया है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 7 में बयान किया गया है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 12 में बयान किया गया है। राइट टू ओन प्रॉपर्टी आर्टिकल 17 में बयान किया गया है। अब इन जो आर्टिकल, जो अहम आर्टिकल है मैंने आपके सामने रखा, इसको आप अलग अलग UDHR के आर्टिकल आप गूगल पर सर्च करके अच्छे से एक एक समझने की कोशिश करें। अक़लियतों के आर्टिकल अगर दस्तूर हिंद में अगर बयान करें, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B। कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट की अगर बात करें तो 1992 में बनाया गया था। उसके चेयरमैन की भी बात कर लिए हम, यानी सदर कौन थे, वो तमाम चीज़ें हम पिछले पॉइंट्स में जान लिए। अब बात करते हैं माइनॉरिटी वायलेंस के ऊपर। आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि वायलेंस मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर भारत मुल्क में किस तरीके से किया गया। अगर बात करें तो गुजरात राइट्स 2002 बहुत ही फेमस राइट्स है ये। 2002 में देखिए 27 फरवरी 2002 ट्रेन को जलाया गया। अब उस ट्रेन को जलाने का मकसद क्या था? 28 हिंदू जो भाई थे, ये देखिए वायलेंस किसी तरीक़े का भी हो,
दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आप किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। दीन इस्लाम में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि आप बिना मतलब के पानी भी एक ख़तरा भी नहीं बहा सकते। यहाँ पे तो खून की बात की जा रही है। अब देखिए 27 फरवरी 2002 ट्रेन जलाया गया। उसकी वजह क्या थी? 58 हिंदू भाई के मरने पर यह वाक़या पेश हुआ था, जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे। उसके बदले में 2000 लोगों का कत्लेआम किया गया। 1 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए। उसके बाद मालेगांव बम ब्लास्ट रहा। मुजफ्फरनगर 2013 के राइट्स, असम वायलेंस में 2014, दादरी मॉब लिंचिंग 2015, अलवर मॉब लिंचिंग 2017, दिल्ली राइट्स यानी दिल्ली में जो राइट्स हुए 2020 में। इस तरीके